नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुंबुलीरम। जगदीप धनखड़ ने चंद्रबाबू नायडू को मैसेज पहुंचवाया कि आप इस सरकार से अपना समर्थन वापस ले लो। दोस्तों, अब ये बात चर्चा का विषय बनती जा रही है। जब से जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया है तब से नई नई इंफॉर्मेशन हर दिन किश्तों में बाहर निकल करके आ रही है, जो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा संकेत तो यही दे रही है कि धनखड़ का इस्तीफा भाजपा के लिए बहुत घातक साबित हो रहा है। इस्तीफे के साइड इफेक्ट्स जो है वो भाजपा के लिए अभी भीषण होते जा रहे हैं। और दोस्तों, अब इस इस्तीफे की पूरी पिक्चर में जो बड़ा रोल निभा रहे हैं वो है कांग्रेस के जयराम रमेश और कपिल सिब्बल। जी हाँ दोस्तों, जयराम रमेश का नाम तो लगातार सामने आ रहा था। हम सभी देख रहे थे कि वो कितने बड़े हमराज हिमायती बन गए धनखड़ के, मगर अब कपिल सिब्बल का भी नाम सामने आ रहा है। तो पूरा मामला क्या है, कैसे जगदीप धनखड़ भाजपा की बाजी पलटने में लगे हुए हैं, कांग्रेस भी इस काम में जुट गई है, सब कुछ आपको बताऊंगी इस वीडियो में। तो आप हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा, वीडियो बहुत दिलचस्प होने वाली है। दोस्तों, आज तक का एक पॉडकास्ट है, रिपोर्टर्स पॉडकास्ट होता है ये। हिमांशु मिश्रा सीनियर रिपोर्टर हैं जो पॉलिटिकल बीट कवर करते हैं। उन्होंने इस पॉडकास्ट में एक बहुत ही चौंकाने वाली बात बोली और ये बात हमें ये समझाती है कि असल में जगदीप धनखड़ इस प्लानिंग के साथ चल रहे थे कि इस सरकार को अस्थिर कर दिया जाए, जी हाँ, या फिर इस सरकार को और ज्यादा कमजोर कर दिया जाए। ये काफी बड़ा खुलासा है और इस मुद्दे पर कई पत्रकारों का तो ये भी कहना है कि जगदीप धनखड़ की इस तरह की प्लानिंग बहुत पहले से ही चल रही थी। 2024 के लोकसभा चुनाव से ही चल रही थी। जी हाँ, उस वक्त से ही जगदीप धनखड़ इस काम में लग गए थे। हालांकि वो सामने से सत्ता प्रेमी थे, यही दिखा रहे थे, मगर अंदर अंदर खेल चल रहा था। विपक्षी नेताओं से, जाट कम्युनिटी से लगातार उनकी मुलाकात हो रही थी और इन सब में सबसे ज्यादा जयराम रमेश साथ साथ उनके चल रहे थे और उनके बड़े हमराज बन गए थे। अब दोस्तों, पॉडकास्ट में क्या क्या खुलासा हुआ वो मैं आपको बता देती हूं, जिसमें धनखड़ ने अपनी हद पार करी और यहीं से भाजपा ट्रिगर हो गई। आपको याद होगा, हमने बताया था कि बिजनेस एडवाइजरी की मीटिंग 4 बजे की मीटिंग में जेपी नड्डा और किरण रिजिजू शामिल नहीं हुए थे और ये बात धनखड़ को बुरी लग गई थी। उनको पता भी नहीं था कि ऐसा होने वाला है और ये सब कुछ इस्तीफा वाला दिन है, याद रखिएगा। तो ये तो बात 4 बजे की मीटिंग की है, लेकिन इससे पहले 12 बजे एक मीटिंग और हुई थी और इस मीटिंग में ही बड़ा घमासान हुआ था। आप सभी जानते हैं कि विपक्ष लगातार ये मांग कर रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर, एसआईआर के ऊपर प्रधानमंत्री मोदी सामने आए और विपक्ष के सवालों का ठीक तरह से जवाब दे और बाकी तमाम बड़े नेता भी मौजूद हों। तो 12:30 बजे धनखड़ ने इस मीटिंग में, बीएसी की मीटिंग में, सरकार से सवाल पूछ लिया। रिजिजू वहां पर संसदीय कार्य मंत्री के तौर पर बैठे हुए थे मीटिंग में, विपक्ष के लोग भी हो सकता है वहां बैठे हो। तो संसदीय कार्य मंत्री से धनखड़ ने कहा कि आप पूछ के बताइए पीएम से कि वो कब आ सकते हैं। अब दोस्तों, ये बयान अपने आप में बड़ा अजीबोगरीब है। इस तरह मोदी सरकार में हक जमाता नहीं है कोई। खैर, तो धनखड़ यहां पर कह रहे हैं कि मोदी से पूछ के बताइए कि वो कब आ सकते हैं चर्चा में। तो संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू वहां पर जो मौजूद हैं, जो रिपोर्टर हिमांशु मिश्रा बताते हैं उनके अकॉर्डिंग, कि संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि देखिए, बीएसी का काम ये नहीं है तय करना कि कौन बोलेगा, कौन आएगा, कौन नहीं आएगा। बीएसी का जो इस मीटिंग का काम होता है वो केवल हफ्ते भर की पूरी प्रोसीडिंग जो है उसको, वो किस तरह से चलेगी उस पर बीएसी की मीटिंग होती है। कौन कब बोलेगा वो तो उस पार्टी का विशेष अधिकार है और ये पार्टी ही तय करेगी। बीएसी की बैठक में ये सब कुछ तय नहीं होता है। दोस्तों, ये सब कुछ सुनने के बाद धनखड़ बोले, नहीं नहीं, आप उनसे पूछ के आइए कि वो कब आएंगे। मतलब धनखड़ मोदी को एक तरह से डायरेक्ट कर रहे थे और बार बार एक ही सवाल किए जा रहे थे। एक तरह से आदेश देने की कोशिश कर रहे थे कि उनसे पूछ कर आइए कि वो कब बोलेंगे। अब दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर पर मोदी बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे ये तो किसी को भी नहीं पता और उम्मीद भी कम ही है। अब सोमवार और मंगलवार को जब इस पूरे मामले में बहस होगी तभी पता चलेगा कि मोदी कुछ बोलेंगे कि नहीं या फिर उठकर एज यूजुअल चले जाएंगे। लेकिन दोस्तों, अब असल मुद्दे की बात यह है कि मोदी जवाब दे या ना दे, लेकिन धनखड़ ने इसके लिए मोदी को और उनके मंत्रियों को फोर्स कैसे कर दिया, ऐसा करने की मजाल कैसे हो गई। उनकी कुछ इसी टाइप की भाजपा की थिंकिंग रही और ये नाकाबिले बर्दाश्त था भाजपा के लिए। और फिर जब शाम को 4:30 बजे की जो बीएसी की बैठक हुई जिसमें नड्डा नहीं आए, जिसको लेकर काफी सवाल भी खड़े हुए, तो उससे पहले पीएम की मौजूदगी में भी एक बैठक हुई थी। जी हां, तो आप समझ लीजिए कि पूरा मीटिंग्स का खेल चला उस एक दिन। तो मीटिंग में मोदी मौजूद थे और मोदी की तरफ से आप कह लीजिए रिजिजू द्वारा मैसेज धनखड़ तक पहुंचा दिया गया कि आप जो कुछ भी कर रहे हो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, अब बहुत हो गया।
तो दोस्तों ये तो एक मीटिंग का बवाल रहा जिसमें भाजपा मौजूद थी। अब दूसरी मीटिंग धनखड़ की रही जो उन्होंने किसी विपक्ष के नेता या किसी के साथ करी और उस एक व्यक्ति से नायडू को ये मैसेज पहुंचवाया गया कि आप नायडू से ये कह दीजिए कि सरकार से अपना समर्थन वापस ले ले। जी हां, ऐसा खेल चला और धनखड़ कोई ऐसा विस्फोटक मैसेज नायडू तक पहुंचवाएं और इसकी भनक सरकार को ना लगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। भाजपा अपनी पार्टी मेंबर्स के लाइफ में क्या क्या चल रहा है उसकी छोटी सी छोटी डिटेल्स रखती है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे यहां पर भरोसे को तार तार किया गया और अब इस पूरे मामले में जयराम रमेश और प्रमोद तिवारी और कपिल सिब्बल का नाम सबसे ज्यादा सामने आ रहा है क्योंकि ये तीनों नेता धनखड़ के काफी करीब चल रहे थे। तो दोस्तों अब कुल जमा बात यह है कि धनखड़ सरकार को अस्थिर करना चाह रहे थे, उसे कमजोर करना चाह रहे थे और ये बात सरकार को पता चल गई और इसलिए ही दोस्तों भाजपा ने अपनी सभी सांसदों के हस्ताक्षर ले लिए थे उस कागज पर जिस पर नो कॉन्फिडेंस मोशन लिखा हुआ था। जाहिर है ये धमकी धनखड़ के लिए थी। हालांकि खबरों के मुताबिक धनखड़ को तीन बार मनाने की कोशिश की गई क्योंकि भाजपा इस पूरी किरकिरी से बचना चाह रही थी, मगर वो माने नहीं और सारा खेल हो गया। अब देखना ये है कि आगे क्या होता है। धनखड़ शांत बैठते हैं या वो जो कर रहे थे उसे कंटिन्यू रखते हैं। दोस्तों आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट कर हमें जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।